हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सीआईबी विद अशोक। फ्रेंड्स, आज हम रिटेल के मॉड्यूल बी में चैप्टर नंबर 9 का पार्ट 4 करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये चैप्टर है आपका रेमिटेंस प्रोडक्ट के बारे में। और पिछले लेक्चर में फ्रेंड्स हमने ऑलरेडी नेफ्ट के बारे में पढ़ लिया है। 2 लेक्चर थे नेफ्ट के बारे में, सारी डिटेल हमने पढ़ी है। अभी आपको पता भी होगा कि नेफ्ट 24/7 अवेलेबल होती है। तो उसी तरीके से आरटीजीएस के बारे में हमें पूरे इस लेक्चर में पढ़ना है फ्रेंड्स कि व्हाट इज आरटीजीएस। सारा कुछ इसी में पढ़ लेंगे। और ये भी जो है ध्यान रखिएगा कि आरटीजीएस भी अब 24/7 हो गया है। तो नेफ्ट और आरटीजीएस हमारे देश में अब दोनों चीज़ें जो है 24/7 यानी हमेशा चलती रहती हैं। अब कोई टाइमिंग नहीं रह गई है। कस्टमर जब चाहे तब ट्रांजेक्शन कर सकता है फ्रेंड्स। ओके, तो देखिए नेफ्ट में और आरटीजीएस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, जिसके बारे में हम सबसे लास्ट में वैसे तो पढ़ेंगे ही, लेकिन अगर हम रिलेटिवली पढ़ लें तो अच्छा रहेगा। नेफ्ट में क्या होता है कि फ्रेंड्स आधे-आधे घंटे के बैच चलते हैं। कुल मिलाकर के 48 बैच होते हैं। जबकि आरटीजीएस का फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स रियल टाइम। मतलब रियल टाइम का मतलब होता है वही समय, जैसे 12:01 हो रहा है तो 12:01 पर ही ये रियल टाइम हो गया। और ग्रॉस सेटलमेंट का मतलब होता है कि ट्रांजैक्शन बाय ट्रांजैक्शन सेटलमेंट होता है। ग्रॉस सेटलमेंट किया जाएगा यानी तुरंत के तुरंत सेटलमेंट होता है, 1/1 सेटलमेंट होगा। जबकि नेफ्ट के केस में क्या होता है, नेटिंग होती है। नेट किया जाता है यानी सारी चीज़ें एक बार इकट्ठा की जाती हैं और फिर उसके बाद उसका सेटलमेंट किया जाता है। तो ये इतना फ़र्क होता है फ्रेंड। तो देखिए आरटीजीएस का फुल फॉर्म पूछा जाता है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है, which can be defined as instant यानी रियल टाइम सेटलमेंट ऑफ फंड ट्रांसफर्स इंडिविजुअली ऑन एन ऑर्डर बाय ऑर्डर बेसिस विदाउट नेटिंग। तो नेटिंग नहीं होती है। नेटिंग किस में होती है फ्रेंड? नेफ्ट में होती है। यहाँ ऑर्डर बाय ऑर्डर बेसिस पर फंड का ट्रांसफर किया जाता है, फंड का सेटलमेंट किया जाता है, रियल टाइम पर किया जाता है। तो रियल टाइम का मतलब हो गया कि तुरंत का तुरंत ही जो है पैसा ट्रांसफर हो जाता है। और ग्रॉस सेटलमेंट का मतलब होता है ऑर्डर बाय ऑर्डर बेसिस पर सेटलमेंट होना। यहाँ पर नेटिंग नहीं होती है फ्रेंड्स। ओके, तो रियल टाइम मीन्स द प्रोसेसिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन एट द टाइम दे आर रिसीव्ड। तो रियल टाइम का क्या मतलब होता है कि प्रोसेसिंग किसी भी इंस्ट्रक्शन का प्रोसेसिंग उसी समय करना जब आपको रिसीव होती है। मैंने आपसे जैसे बोला कि आज आपको 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो आपने तुरंत ही 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, इसका मतलब हुआ आपने रियल टाइम में काम कर दिया। और मैंने आपको कहा कि 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और आपने कल सॉल्व किए, 10 घंटे बाद सॉल्व किए, 2 घंटे बाद, आधे घंटे बाद सॉल्व किए, तो आपने रियल टाइम में काम नहीं किया फ्रेंड्स। ओके, तो रियल टाइम का मतलब होता है प्रोसेसिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन। जो भी इंस्ट्रक्शन उसको तुरंत का तुरंत प्रोसेस करना एट द टाइम व्हेन दे आर रिसीव्ड। जैसे ही रिसीव होती तुरंत ही अगर इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस कर दिया जा रहा है तो वो रियल टाइम में हो रही हैं। ग्रॉस सेटलमेंट का मतलब होता है सेटलमेंट ऑफ द फंड ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन कैरीड आउट इंडिविजुअली। ग्रॉस सेटलमेंट का मतलब होता है कि जो ट्रांसफर फंड ट्रांसफर के इंस्ट्रक्शन है उनको हम जो है इंडिविजुअली जो है कैरी कर रहे हैं, एक एक के बाद एक करते जा रहे हैं ऑन एन इंस्ट्रक्शन बाई इंस्ट्रक्शन बेसिस। जैसे जैसे मतलब कहने का मैंने कहा 5 लाख ट्रांसफ़र करिए, 5 लाख ट्रांसफ़र कर दिया, 10 लाख ट्रांसफ़र करिए, 10 लाख ट्रांसफ़र कर दिया, 15 लाख ट्रांसफ़र करिए, 15 लाख ट्रांसफ़र कर दिया। तो इस तरीके से मैं तुरंत करता जा रहा हूँ। उसी के नेफ्ट पे क्या होता था, मैंने 10,000 ट्रांसफ़र किए, मैंने 12,000 ट्रांसफ़र किए, मैंने 18,000 ट्रांसफ़र किए, ये सारे इकट्ठा हो रहे हैं। जब सारा इकट्ठा हो गया, आधे घंटे बीते, जैसे ही मान लीजिए 11 बजे मैंने ये काम शुरू किया, तो जैसे ही 11:30 बजे सारा पैसा इकट्ठा हुआ और ये फिर नेफ्ट होता है, तो वो नेटिंग होती है। ठीक है फ्रेंड्स, वहाँ पर नेटिंग होती है। यहाँ इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन बाय इंस्ट्रक्शन या ऑर्डर बाय ऑर्डर बेसिस पर ट्रांजेक्शन को प्रोसेस किया जा रहा है। अब इसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। द ग्लोबल प्रैक्टिस वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया फॉर चेंजिंग द मॉडल ऑफ रेमिटेंस एंड टू ब्रिंग द एफिशिएंसी इन सेटलमेंट ऑफ ट्रांजेक्शन इन रियल टाइम बेसिस। तो जो ये मतलब ग्लोबल प्रैक्टिस थी, मतलब दुनिया में जो है और देशों में पहले से ही आरटीजीएस का कॉन्सेप्ट चल रहा था, उसे भी इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया। इस पर्पज़ क्या था कि ये एक रेमिटेंस मॉडल की तरह काम करेगा। ठीक है, चेंज लाएगा हमारे यहाँ पर, एफिशिएंसी भी लेकर के आएगा यानी स्पीड लेकर के आएगा, और जो ट्रांजैक्शंस हैं वो रियल टाइम बेसिस पर सेटल होंगी। इसी पर्पज़ से इसको लाया गया है। पहले क्या होता था, चेक वगैरह भेजे जाते थे, डीडी वगैरह भेजी जाती थी, उसकी क्लियरिंग में टाइम लगता था। लेकिन अब ये क्या हुआ, फंड ट्रांसफ़र एकदम रियल टाइम में हो गया फ्रेंड्स। ओके, तो आरटीजीएस हैज़ रिप्लेस्ड हाई वैल्यू क्लियरिंग अक्रॉस ऑल द सेंटर्स इंडिया। तो दुनिया मतलब हमारे देश के डिफरेंट डिफरेंट सेंटर्स थे जहाँ पर क्लियरिंग होती थी। हाई वैल्यू क्लियरिंग का मतलब है ज़्यादा अमाउंट की। आरटीजीएस फ्रेंड्स आपको पता होगा मिनिमम 2 लाख रुपए या उससे ज़्यादा की ट्रांसफ़र होनी है तभी आरटीजीएस यूज़ किया जाता है। मिनिमम कितने का ट्रांसफ़र कर सकते हैं, 2 लाख रुपए का। तो इसीलिए जो हाई वैल्यू क्लियरिंग थे, 2 लाख या उससे ऊपर के जो चेक होते थे हमारे देश में प्रोसेस होते थे, उनको जो है रिप्लेस करने की कोशिश की गई है। दस सेविंग सिग्निफिकेंट एक्सपेंसेस मैनुअल रनिंग ऑफ दिस एक्टिविटी। तो चूँकि ये एक्टिविटी में चेकबुक वगैरह रहती थी, स्टाफ मेंबर लगते थे, काफ़ी सारी चीज़ें मैनुअली रन होती थी एक्टिविटी, तो उसमें खर्चा आता था। तो उस खर्चे को भी बचाने की यहाँ पर कोशिश की गई है।
ठीक है फ्रेंड्स। अब जैसे ही हमारे देश में काफ़ी सारे बैंकों में सीबीएस इम्प्लीमेंट हुआ, धीरे धीरे करके आपका कोर बैंकिंग सिस्टम इम्प्लीमेंट किया गया सभी बैंकों में। मैनी बैंक हैव इनेबल्ड एसटीपी, स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग ऑफ आरटीजीएस ट्रांजेक्शन फॉर कारपोरेट एंड रिटेल कस्टमर विथ यूज ऑफ नेट बैंकिंग टूल। तो जैसे जैसे सीबीएस इम्प्लीमेंट किया गया तो ब्रांचों से भी आरटीजीएस होने लगी, और साथ ही साथ में नेट बैंकिंग का यूज करके कारपोरेट कस्टमर एज वेल एज रिटेल कस्टमर दोनों ही जो है अब जो है आरटीजीएस कर सकते हैं। इसके लिए एसटीपी का यूज किया जाता है फ्रेंड्स। स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग का मतलब होता है एंड टू एंड ट्रांसफर का होना, ट्रांजेक्शन का एंड इस एंड से शुरू होकर उस एंड तक एक ही मैसेज के थ्रू काम हो जाना या एक ही प्रोसेस के थ्रू काम का कंप्लीट होना स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बात हो गई। दिस इज ग्रेटली रिड्यूस्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब इसकी वजह से क्या हुआ कि जो लोग मैनुअली चेक क्लियरिंग में लगते थे उस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को घटाया गया, और साथ ही साथ में ऑपरेशनल रिस्क को भी रिड्यूस किया गया। ऑपरेशनल रिस्क घट गया क्योंकि अब ये अगर सिस्टम मैनुअल ना रह करके ऑनलाइन हो गया है या सिस्टम नेट वगैरह का यूज करके चलता है तो वहाँ पर ऑपरेशनल रिस्क भी कम हो जाता है फ्रेंड्स। ओके, ऑपरेशनल रिस्क मतलब होता है ह्यूमन एरर से रिलेटेड, है ना। बैंक विच है फॉर द बैंक्स विच वर हैंडलिंग रेमिटेंस इन मैनुअल मोड टिल रिसेंटली। तो अभी काफ़ी कुछ समय पहले तक जो है जो बैंक मैनुअल मोड में अपना रेमिटेंस वगैरह हैंडल करते थे तो वहाँ पर उनके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी बचे, क्योंकि अब चेक वगैरह उतनी बड़ी मात्रा में नहीं आते हैं जितना पहले आया करते थे, और साथ ही साथ ऑपरेशनल रिस्क भी कम हुआ क्योंकि अब लोगों से जो स्टाफ मेंबर से गलतियाँ होती थी वो गलतियाँ कम होंगी क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें ऑनलाइन सिस्टम की तरफ चली गई हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया आपका। तो हमने ये बात समझ ली। तो आरटीजीएस में अब एकदम क्लियर हो गया कि रियल टाइम आरटीजीएस का मतलब होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। रियल टाइम का मतलब होता है जैसे ही कोई इंस्ट्रक्शन मिले तुरंत ही उसका एग्जीक्यूट हो जाना, और ग्रॉस सेटलमेंट का मतलब होता है ऑर्डर बाई ऑर्डर बेसिस पर इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना होता है। ये दुनिया भर में प्रैक्टिस पहले से ही चली आ रही थी, उसको इंडिया में भी लाया गया ताकि जो है रियल टाइम में जो ट्रांजैक्शन का सेटलमेंट हो सके उसमें इफिशियंसी है, इस बात के लिए ऐसा प्रयास किया गया। जो आरटीजीएस ने क्या किया, जो हाई वैल्यू की क्लियरिंग होती थी हमारे डिफरेंट डिफरेंट सेंटर्स पे उसको काफ़ी कम कर दिया है। ठीक है, मैनुअल रनिंग कम हो गई जिसकी वजह से पैसे भी बच रहे हैं। अब सीबीएस के इम्प्लीमेंटेशन के बाद में ब्रांचों से भी जो है नेफ्ट वगैरह होती है, साथ ही साथ नेट बैंकिंग का टूल करके चाहे वो रिटेल कस्टमर हो चाहे हमारे बड़े लेवल के कॉर्पोरेट कस्टमर हो वो भी आरटीजीएस कर सकते हैं। और आरटीजीएस में एसटीपी यूज किया जाता है, स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग का यूज किया जाता है। इसने क्या किया है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस यानी कि जो पहले पैसा ज़्यादा खर्चा होता तो उसको कम कर दिया है, और साथ ही साथ ऑपरेशनल रिस्क को भी रिड्यूस कर दिया है क्योंकि अब रेमिटेंस जो है हम आरटीजीएस के थ्रू करते हैं, मैनुअल हैंडलिंग कम कर दी गई है। अब आरटीजीएस प्रोसेस का एक ओवरव्यू देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर, जो कि अगला टॉपिक भी है हमारा। तो आरटीजीएस प्रोसेस का ओवरव्यू देखेंगे। रेमिटेंस एंड फंड ट्रांसफर थ्रू आरटीजीएस आर ट्रांसमिटेड थ्रू अ सीरीज ऑफ प्रोसेस इनपुट्स एंड ट्रेवल फ्रॉम कस्टमर एंड टू बेनिफिशियरी एंड। तो जो रेमिटेंस होता है या फंड का ट्रांसफ़र होता है आरटीजीएस में, वो एक सीरीज ऑफ प्रोसेस इनपुट होते हैं, एक सीरीज ऑफ इनपुट होते हैं। वो यहाँ से ट्रेवल करना शुरू करते हैं इस कस्टमर के एंड से उस कस्टमर के एंड तक, यानी कस्टमर जिसने भेजना है पैसे वहाँ से लेकर के बेनिफिशियरी जिसको पैसे मिलने हैं वहाँ तक एक मैसेज के तौर पर यह ट्रेवल करता है, जो कि सीरीज ऑफ जो है इंस्ट्रक्शंस होती हैं, सीरीज ऑफ प्रोसेस इनपुट होते हैं जो कि ट्रेवल करते हैं और उसके थ्रू जो है आपकी आरटीजीएस परफॉर्म होती है। द रेमिटेंस आर कम्युनिकेटेड थ्रू structured messaging process and settlement for the message is made on gross basis from the liquidity maintained by sender bank with the सेटलमेंट बैंक। ठीक है, तो रेमिटेंस क्या होता है, रेमिटेंस आर कम्युनिकेटेड थ्रू अस स्ट्रक्चर्ड मैसेजिंग प्रोसेस। तो इसमें एसएफएमएस स्ट्रक्चर्ड एसएफएमएस का यूज किया जाता है फ्रेंड्स, स्ट्रक्चर्ड मैसेजिंग प्रोसेस का यूज किया जाता है आरटीजीएस को करने के लिए। जो मतलब कहने का यहाँ से वहाँ तक जो ये मैसेज जाता है वो स्ट्रक्चर्ड मैसेजिंग प्रोसेस के थ्रू जाता है। ठीक है, और जो सेटलमेंट किया जाता है वो ग्रॉस बेसिस पर किया जाता है, यानी 1 by 1 बेसिस पर किया जाता है। और पैसे कहाँ से लिए जाते हैं, जो लिक्विडिटी मेंटेन की जाती है सेंडर बैंक द्वारा सेटलमेंट बैंक के साथ में, सेटलमेंट बैंक के साथ में यानी आरबीआई के साथ में हर सेंडर बैंक को अपना लिक्विडिटी यानी कैश रखना पड़ता है और उसी में से ही पैसे लेकर के इसको सेटल किया जाता है। रेमिटेंस आर क्रेडिटेड ऑन डायनेमिक बेसिस एंड सेटलमेंट आल्सो मेड ऑन डायनेमिक बेसिस। मतलब एक खाते से दूसरे खाते में पैसे जो है डायनेमिक बेसिस पर भेजा जाता है, मतलब कहने का तुरंत होता है, रियल टाइम टाइप का होता है। और सेटलमेंट भी जो है डायनेमिक बेसिस पर ही किया जाता है फ्रेंड्स। ओके, रेमिटेंस का मतलब एक खाते से दूसरे खाते में पैसे जाना, सेटलमेंट का मतलब हुआ कि फाइनली इस खाते से पैसे डेबिट होना और इस खाते में पैसे क्रेडिट होना। अभी हो क्या रहा है कि मतलब जैसे आपको पैसे यहाँ से ट्रांसफ़र करने हैं और ये जान लीजिए यहाँ पर
मान लीजिए ये कस्टमर ए है, इसको बी को पैसे भेजने हैं। तो होता क्या है कि यहाँ से मैसेज जाता है, इस मैसेज के तहत ये बैंक है, मान लीजिए ये वाला बैंक है, इसके खाते को डेबिट करता है और इसके खाते को क्रेडिट कर देता है। ठीक है, तो बैंक का खाता डेबिट हुआ और इस बैंक का खाता क्रेडिट हो गया और इस खाते से पैसे निकल करके इसके खाते में चले जाते हैं। फिर फाइनली इसके खाते से डेबिट होकर के पैसे इसके खाते में चले जाते हैं। तो मतलब कहने का ये होता है कि सेटलमेंट फाइनली इस तरीके से होता है फ्रेंड्स। ओके, तो डायनेमिकली जो है अभी हम आगे इसकी प्रोसेस पूरी पढ़ेंगे फ्रेंड्स, स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो इन दैट इज मैसेज कम्युनिकेशन, रेमिटेंस, क्रेडिट एंड सेटलमेंट ऑफ द क्रेडिट डन इमीडिएटली सब्जेक्ट टू द सिस्टम एंड प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड बाई रेमिटेंस थ्रू आरटीजीएस। तो इसमें क्या होता है कि इसमें मैसेज का जो कम्युनिकेशन होना है, रेमिटेंस जो होनी है, क्रेडिट और सेटलमेंट जो होना है फंड्स का, वो सब कुछ इमीडिएटली होता है फ्रेंड्स। ओके, एज पर गाइडलाइन इमीडिएटली होता है। ठीक है, तो ये हो गई बात हमारी। तो हमने आरटीजीएस प्रोसेस का ओवरव्यू देखा, तो हम ये समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर क्या होता है कि आरटीजीएस में जो फंड ट्रांसफ़र होता है फ्रेंड्स, वो क्या होता है, सीरीज ऑफ प्रोसेस इनपुट होते हैं। मतलब इनपुट की एक प्रोसेस चली हुई होती है, डेटा यहाँ से वहाँ तक भेजा जा रहा है, इस एंड से उस एंड तक, कस्टमर के इस एंड से बेनिफिशियरी के एंड तक मैसेज ट्रांसफ़र होता है। रेमिटेंस आर कम्युनिकेटेड, जो रेमिटेंस होता है, फंड का ट्रांसफ़र होता है, वो कम्युनिकेट किया जाता है स्ट्रक्चर्ड मैसेजिंग प्रोसेस के थ्रू। किसके थ्रू किया जाता है फ्रेंड्स? स्ट्रक्चर्ड मैसेजिंग प्रोसेस के थ्रू किया जाता है। और सेटलमेंट जो है ग्रॉस बेसिस पर, यानी 1 बाई 1 बेसिस पर किया जाता है। और लिक्विडिटी, और ये पैसा कहाँ से लेते हैं? जो पैसा रखा होता है सेंडर बैंक द्वारा सेटलमेंट बैंक के पास में, वहीं से पैसा लेकर के इसको एडजस्ट करते हैं, कस्टमर के खाते से बाद में पैसे लिए जाते हैं। रेमिटेंस आर क्रेडिटेड डायनेमिक बेसिस, सेटलमेंट आर आल्सो मेड ऑन डायनेमिक बेसिस। तो पैसा ट्रांसफ़र जो है वो भी डायनेमिक बेसिस पर होता है और पैसे का सेटलमेंट भी जो है डायनेमिक बेसिस पर ही होता है। इसमें जो कम्युनिकेशन है, रेमिटेंस है, मतलब मैसेज का कम्युनिकेशन होना, मैसेज इस एंड से उस एंड तक जाना, पैसे का रेमिटेंस इस एंड से उस एंड तक होना, क्रेडिट होना, पैसे का क्रेडिट होना, सेटलमेंट होना, ये सारी चीज़ें जो है इमीडिएटली की जाती हैं, रियल टाइम बेसिस पर की जाती हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे फ्रेंड्स कि टाइप ऑफ रेमिटेंस थ्रू आरटीजीएस, आरटीजीएस का यूज़ करके कितने टाइप के हम जो है रेमिटेंस करते हैं। तो बेसिकली फ्रेंड्स 3 टाइप के जो है ट्रांजेक्शन्स कैरी की जाती हैं आरटीजीएस में। एक होता है इंटर बैंक ट्रांजेक्शन, मतलब विद इन, मतलब एक बैंक से दूसरे बैंक में, जब हम वो नहीं करते हैं अपना जो 1 दिन के लिए उधार लेते हैं, 2 दिन से 14 दिन के लिए उधार लेते हैं, कॉल मनी, नोटिस मनी वगैरह में पैसे जब एक दूसरे को ट्रांसफ़र करते हैं फ्रेंड्स, या रेपो के तहत हम आरबीआई को पैसे भेजते हैं, या आपस में उधार लेते हैं अपनी लिक्विडिटी को एडजस्ट करने के लिए, तो उस समय जो ट्रांजैक्शन होती है वो इंटर बैंक ट्रांजैक्शन होती है। दूसरी कस्टमर पेमेंट ट्रांजैक्शन होती है। तो ये वो वाली ट्रांजैक्शन है जो हम जो कस्टमर नेट बैंकिंग का यूज करके या फिर जो है बैंक की ब्रांच से यूज करके ट्रांसफ़र करवाता है, आरटीजीएस करता है। और तीसरी डिलीवरी वर्सेस पेमेंट होती है फ्रेंड्स, डीपीबी। डीपीबी मैकेनिज्म क्या होती है, मैंने आपको समझाया हुआ है कि डिलीवरी वर्सेस पेमेंट का मतलब होता है फ्रेंड्स कि जब आप पेमेंट करेंगे तभी आपको, जब आप डिलीवर करेंगे कोई चीज़ तभी आपको पेमेंट होती है। जैसे मान लीजिए किसी ने एक कंपनी के शेयर खरीदने हैं, तो पहले आपको शेयर डिलीवर करने होंगे, फिर उसका जो 5,000 रुपये 10,000 रुपये जो भी कीमत है वो तब आपको मिलती है। तो ये होता है फ्रेंड्स डीपीबी मैकेनिज्म, जिसे कहते हैं डिलीवरी वर्सेस पेमेंट ट्रांजैक्शंस होती हैं। ये कहाँ काम आएंगी? जहाँ पर जो ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी वगैरह, आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेचती है, तो वहाँ पर ये डीपीबी वाली ट्रांजैक्शंस होती हैं। तो 3 टाइप की ट्रांजैक्शंस, हमने ये बात समझ ली कि आरटीजीएस के थ्रू 3 तरीके की ट्रांजैक्शंस होती हैं फ्रेंड्स आरटीजीएस में। एक तो इंटर बैंक ट्रांजैक्शन, अभी हम इनके बारे में डिटेल में भी पढ़ेंगे। कस्टमर जो आरटीजीएस करता है, और डिलीवरी वर्सेस पेमेंट ट्रांजैक्शन, ये 3 टाइप की होती हैं। अब देखिए पहला, उसमें से इंटर बैंक ट्रांजैक्शंस आर यूज्ड टू सेटल द पार्टिसिपेंट बैंक्स फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस ऑन देयर ओन अकाउंट। ठीक है, तो जो पार्टिसिपेंट बैंक है, जो बैंक आरटीजीएस कर रहा है, वो अपनी खुद की जो उसकी जिम्मेदारी है, ऑब्लिगेशन है, उनको संतुष्ट करने के लिए ये ट्रांजैक्शन करता है, इंटर बैंक ट्रांजैक्शन। जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा ने मान लीजिए एसबीआई से उधार लिया, मान लीजिए 1,000 करोड़ रुपए उधार लिया है, केवल एक ओवरनाइट के लिए लिया हुआ है ना। कॉल मनी में 1,000 रुपये अगर उधार लिया हुआ है एसबीआई से बैंक ऑफ बड़ौदा ने, तो अगले दिन ये वापस करेगा। तो ये जो एक बार बैंक ऑफ बड़ौदा ने एसबीआई को पैसे दिए, एक बार एसबीआई ने बैंक ऑफ बड़ौदा को जो पैसे दिए, इंटर बैंक ट्रांजेक्शन हो, इंटर बैंक ट्रांसफ़र हुआ, ये आरटीजीएस के थ्रू ही हो रहा है फ्रेंड्स। ओके, दूसरा जो है कस्टमर पेमेंट ट्रांजैक्शन जो होती हैं, कस्टमर इन्फॉर्मेशन अलॉन्ग विद द पेमेंट मैसेज कैन बी ट्रांसमिटेड इन ए स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट। इसमें क्या होता है, जो मतलब हम नेट के थ्रू भी, नेट बैंकिंग के थ्रू भी कर सकते हैं, या ब्रांच के थ्रू भी अपना पैसा ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में मैसेज बनता है, जिसमें जो है कस्टमर की भी इन्फॉर्मेशन होती है और पेमेंट की डिटेल की इन्फॉर्मेशन भी होती है, जो कि इस एंड से उस एंड तक आरटीजीएस के तहत ट्रांसफ़र किया जाता है। तीसरे टाइप की ट्रांजेक्शन होती है फ्रेंड्स यहाँ पर डिलीवरी वर्सेस पेमेंट ट्रांजेक्शन। ये वे
विल अराइज आउट ऑफ आरबीआई सिक्योरिटी सेटलमेंट सिस्टम ना। जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को बेचता और खरीदता है तो उस केस में जो है डीपीबी मैकेनिज्म आती है, डीपीबी डिलीवरी वर्सेस पेमेंट मैकेनिज्म आती है, एंड इज सेटल्ड इन आरटीजीएस एज ए सेपरेट ट्रांजेक्शन, है ना। तो इसमें आरटीजीएस में इसे एक सेपरेट ट्रांजेक्शन के तौर पर ही मतलब ट्रीट किया जाता है। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी की जब सेटलमेंट होती है तब डीपीबी वाली ट्रांजेक्शन्स होती हैं। तो कुल मिलाकर के 3 तरीके की हमारी ये ट्रांजेक्शन्स हो गई फ्रेंड्स। हमने देख लिया कि आरटीजीएस में कुल मिलाकर के 3 तरीके के रेमिटेंस होते हैं। एक तो बैंक आपस में जो है पैसा ट्रांसफ़र करते हैं, दूसरा कस्टमर ट्रांसफ़र करता है, आरटीजीएस करता है, और तीसरा जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदी बेची जाती है तो डिलीवरी वर्सेस पेमेंट वाली ट्रांजेक्शन्स होती हैं। इन तीनों के बारे में भी हमने पढ़ा। अब इंटरबैंक ट्रांसफ़र इंटरबैंक पेमेंट्स एंड ट्रांजेक्शन मेनली अराइजेज आउट ऑफ ट्रेजरी ऑपरेशन सच एज मनी एंड डेट मार्केट डील्स एंड फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन। अब यहाँ पर एक कुछ और एग्जांपल देखिए कि जो बैंक ट्रांजेक्शन हम आरटीजीएस में करते हैं वो किस किस वजह से होती है। ट्रेजरी ऑपरेशन करती है, जैसे वो मनी मार्केट में या डेट मार्केट में जो है डील्स करती है। मनी मार्केट में कोई पैसा उधार लिया या पैसा उधार दिया और आपका उसी तरीके से डेट मार्केट में कुछ खरीदारी की, उस केस में इंटरबैंक पेमेंट होगी। फॉरेन एक्सचेंज जो ट्रांजेक्शन होती हैं उसमें भी इंटरबैंक ट्रांजेक्शन्स पॉसिबल हैं। इस बैंक ने उस बैंक को $1 करोड़ दिए, $1 लाख दिए, ये भी पॉसिबल होता है। दूसरा कस्टमर टू कस्टमर जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं, यानी दूसरे टाइप की कस्टमर जो करता है आरटीजीएस, रेमिटेंस फ्रॉम कस्टमर टू बेनिफिशियरी इन सेम बैंक या अदर बैंक आर हैंडल्ड। तो इसमें जो दूसरे टाइप के ट्रांजेक्शन होती है इसमें कस्टमर की ट्रांजेक्शन होती है। उसमें क्या होता है, रेमिटेंस क्या होता है, एक कस्टमर के खाते से दूसरे कस्टमर के खाते में पैसा भेजता है, जिसे बेनिफिशियरी भी कहते हैं। ठीक है, ये विद इन बैंक भी हो सकता है और दूसरे बैंक में भी हो सकता है। उसके बाद में द ट्रांजेक्शन्स आर राउटेड फ्रॉम वन आरटीजीएस इनेबल्ड ब्रांच टू अनदर आरटीजीएस इनेबल्ड ब्रांच। तो इसमें क्या होता है कि जो ट्रांजैक्शन होती है उसे रूट किया जाता है एक आरटीजीएस इनेबल्ड ब्रांच से दूसरी आरटीजीएस इनेबल्ड ब्रांच, यानी इनेबल्ड होनी चाहिए आरटीजीएस के लिए, इनेबल्ड होनी चाहिए। अगर उस ब्रांच में आरटीजीएस परमिटेड नहीं है तो आरटीजीएस नहीं हो सकता है। आप सेम बैंक भी हो सकती है या दूसरे बैंक थ्रू सेंट्रलाइज्ड आरटीजीएस ऑपरेशंस ऑफ द बैंक। जो बैंक की आरटीजीएस की सेंट्रलाइज्ड ऑपरेशंस होती हैं वहाँ के थ्रू राउट किया जाता है। यानी कहने मतलब ये हुआ कि सब एक ब्रांच ने एंट्री करी और उसके बाद वो सेंट्रली एक जगह जाती है बैंक के एक जगह पर, और राउटेड थ्रू अ सेंट्रलाइज्ड गेटवे टू अनदर बैंक। ठीक है, तो वही एकदम नेफ्ट वाले टाइप का ही हुआ कि बैंक की ब्रांच ने एंट्री करी, उसके बाद में एक सेंट्रल लोकेशन पर गई, है ना, सेंट्रल लोकेशन पर गई और राउटेड थ्रू अ सेंट्रलाइज्ड गेटवे टू अनदर बैंक। अब यहाँ पर एक सेंट्रल गेटवे में जाएगी और सेंट्रल गेटवे से दूसरे बैंक में अनदर बैंक को रूट कर दी जाती है उस चीज़ को, उस ट्रांजेक्शन को। ओन अकाउंट ट्रांजेक्शन रिलेट टू द ट्रांसफर ऑफ फंड। ओन अकाउंट ट्रांजेक्शन का मतलब वही वाला हो गया फ्रेंड्स कि इंटर बैंक ट्रांसफ़र, है ना। इंटर बैंक जो ट्रांजैक्शन होती हैं वही ओन अकाउंट ट्रांजैक्शन भी हो सकती हैं। तो ओन अकाउंट ट्रांजैक्शंस रिलेट टू द ट्रांसफर ऑफ फंड्स फ्रॉम बैंक्स वन आरबीआई अकाउंट टू अनदर डन बाय ट्रेजरी डिपार्टमेंट ऑफ बैंक फॉर मेंटेनिंग एंड लिक्विडिटी लिमिट प्रिस्क्राइब्ड बाय आरबीआई। तो इसमें कह रहे हैं कि मतलब कई बार ऐसा होगा कि बैंक जो है एक अपने खुद के एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में भी पैसा ट्रांसफ़र करता है, तो ओन अकाउंट ट्रांजैक्शन उन्हें कहते हैं। और ये किस केस में होगा, जैसे हमें सीआरआर और एसएलआर मेंटेन करना होता है तो हमारे आरबीआई के पास में खाता है, एक खाते से आरबीआई के एक अकाउंट से पैसा निकाल करके आरबीआई में ही अपने बैंक के दूसरे अकाउंट में हमने पैसा डाला ताकि हम सीआरआर एसएलआर के रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकें। तो उस केस में हम ये ओन अकाउंट ट्रांजेक्शन्स कर रहे होते हैं। तो ओन अकाउंट ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू द ट्रांसफर ऑफ फंड फ्रॉम बैंक्स वन आरबीआई अकाउंट टू अनदर, है ना, डन बाय ट्रेजरी डिपार्टमेंट। तो ये ज़्यादातर ये ट्रांजेक्शन कौन करेगा, आपका ट्रेजरी डिपार्टमेंट ही ज़्यादातर करता है। इन रिटेल बैंकिंग स्पेस कस्टमर बेस्ड ट्रांजेक्शन मेनली एज्यूम्स इंपॉर्टेंट एंड आरटीजीएस हैज इमर्ज्ड वेरी इफेक्टिव रेमिटेंस टूल। तो मतलब रिटेल बैंकिंग स्पेस में अगर हम बात करें तो जो कस्टमर बेस्ड ट्रांजेक्शन होती है, यानी जो कस्टमर करता है आरटीजीएस, वही मेनली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। और आरटीजीएस जो है एक अच्छा इफेक्टिव जो है रेमिटेंस का मैकेनिज्म बन करके आया हुआ है इन लीव ऑफ ड्राफ्ट एंड बैंक ऑर्डर। तो बैंक ऑर्डर और ड्राफ्ट की जगह पर आरटीजीएस एक अच्छा और इफेक्टिव जो है टूल बन करके आया हुआ है फ्रेंड्स, इसमें कोई डाउट नहीं है हमको। ठीक है फ्रेंड, तो ये हमने समझ लिया डिलीवरी वर्सेस सारी पेमेंट्स के बारे में हमने बता दिया था। इंटर बैंक जो पेमेंट होती हैं उसमें वो मेनली क्यों होती है, क्योंकि ट्रेजरी डिपार्टमेंट या तो मनी मार्केट में बारो कर रहा होता है तो लेंड कर रहा होता है, डेट मार्केट में बारो या लेंड कर रहा होता है, या फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में भी ट्रांसफ़र किए जाते हैं। तो इस वजह से इंटर बैंक ट्रांसफर्स या पेमेंट्स होती हैं। जो कस्टमर की पेमेंट होती है उसमें एक कस्टमर दूसरे कस्टमर के खाते में पैसे डालता है, जिससे कस्टमर को बेनिफिशियरी कहते हैं, जिसके खाते में पैसा आता है। और ये विद इन बैंक भी कर सकता है, यानी एसबीआई का कस्टमर एसबीआई के खाते में ही दूसरे में डाल सकता है, या एसबीआई का कस्टमर जो है बैंक ऑफ बड़ौदा के कस्टमर के अकाउंट में भी पैसे डाल सकता है।
ट्रांजेक्शंस आर राउटेड थ्रू वन आरटीजीएस इनेबल्ड ब्रांच टू अनदर आरटीजीएस ब्रांच, ठीक है। तो जो ट्रांजेक्शंस होती हैं वो राउट की जाती हैं एक आरटीजीएस इनेबल ब्रांच से दूसरी आरटीजीएस इनेबल ब्रांच से, सेम बैंक या अदर बैंक से, थ्रू सेंट्रलाइज आरटीजीएस ऑपरेशन ऑफ बैंक, राउटेड थ्रू अ सेंट्रलाइज गेटवे ऑफ अनदर बैंक। तो इसमें इस केस में क्या होता है फ्रेंड्स कि एक जो है ब्रांच ने अपनी तरफ से एंट्री बनाई, उसके बाद वो सेंट्रल हब में जाता है, एक तरीके से हम कह सकते हैं बैंक के, और वहाँ से फिर एक सेंट्रलाइज गेटवे में जाएगा, सेंट्रलाइज गेटवे से फिर दूसरे बैंक के पास जाता है ये डेटा, ठीक है। तो ऑन अकाउंट ट्रांजेक्शन्स कब होती हैं, जब बैंक अपने खुद के एक आरबीआई अकाउंट से पैसा दूसरे आरबीआई अकाउंट में डालता है। अपना खुद का ही अकाउंट है, आरबीआई के पास ही दोनों अकाउंट हैं, एक खाते से दूसरे खाते में पैसे डाल रहे हैं तो उसे ऑन अकाउंट ट्रांजेक्शन्स कह देंगे। और ये ज़्यादातर ट्रेजरी डिपार्टमेंट द्वारा किया जाता है। और किस लिए किया जाता है, लिक्विडिटी लिमिट जो सीआरआर एसएलआर को मेंटेन करने के लिए इसको करने की कोशिश की जाती है। रिटेल बैंकिंग स्पेस में हमने 3 टाइप के देखे, मतलब इंटर बैंक ट्रांजेक्शन जो कस्टमर भी करते हैं, और तीसरी हमने देखा अपना डिलीवरी वर्सेस पेमेंट वाली भी। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो कस्टमर वाली होती है वही होती हैं। आरटीजीएस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस कौन रखती हैं, जो कस्टमर द्वारा की जाती हैं। और आरटीजीएस जो है एक इफेक्टिव जो है रेमिटेंस मैकेनिज्म के तौर पर उभर करके सामने आया है हमारे ड्राफ्ट और बैंक ऑर्डर की जगह पर, ठीक है। तो अब हम बैंक ऑर्डर और ड्राफ्ट और चेक वगैरह नहीं प्रेफर करते, जितना हम आरटीजीएस प्रेफर करते हैं। अब यहाँ लिमिटेशन होती है फ्रेंड, और ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है कि अगर आरटीजीएस करना है तो मिनिमम कितने रुपए की ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो मिनिमम 2 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन अगर आपको करना है, आरटीजीएस करना है, तभी आप कर सकते हैं। यानी अगर मुझे 1,90,000 की ट्रांजैक्शन करनी है, 1,90,000 रुपये ट्रांसफ़र करने हैं, तो मैं आरटीजीएस नहीं यूज करूँगा, बल्कि मैं नेफ्ट यूज कर लूँगा फ्रेंड्स, ओके। अब मैक्सिमम कितना भेज सकते हैं आरटीजीएस से, तो मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं होती है। ये मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है आरटीजीएस में। अगर नेफ्ट की बात यहीं पर कर दूं तो नेफ्ट में ना तो मिनिमम की कोई लिमिट होती है, ना मैक्सिमम की कोई लिमिट होती है, उसमें दोनों लिमिट नहीं होती। आरटीजीएस में मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, मिनिमम 2 लाख रुपए होता है फ्रेंड्स, ओके। उसके बाद में अब आरबीआई ने जो ट्रांजैक्शन लिमिट सेट कर रखी, मतलब कि इतने अमाउंट से इतने अमाउंट अगर आप ट्रांसफ़र करोगे तो मैक्सिमम बैंक कितना चार्ज लगा सकता है। तो 2 लाख रुपए से लेकर के 5 लाख रुपए तक का अगर कोई कस्टमर ट्रांसफ़र करता है, ट्रांजैक्शन करता है, आरटीजीएस करता है, तो उसके ऊपर 24.5 रुपये प्लस जीएसटी का ही चार्ज ज़्यादा से ज़्यादा लगाया जा सकता है फ्रेंड्स। ये अप टू होता है, मतलब बैंक मजबूर है कि वो 24.50 रुपये प्लस जीएसटी से ज़्यादा नहीं लगा पाएगा। वो 20 रुपये प्लस जीएसटी कर सकता है, या 20 ही रुपये कर सकता है, 15 रुपये कर सकता है, 10 रुपये कर सकता है, लेकिन 25 रुपये प्लस जीएसटी नहीं कर पाएगा। ये आरबीआई की बाउंडेशन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो पैसा वसूलेंगे वो 24.50 रुपये वसूलेंगे, प्लस जीएसटी और ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 2 लाख से 5 लाख की ट्रांजेक्शन के लिए, और 5 लाख से ऊपर के लिए 49.50 रुपये प्लस जीएसटी का कॉन्सेप्ट होता है फ्रेंड्स, ओके। अगर आपको याद हो, नेफ्ट में भी ऐसी लिमिट थी, नेफ्ट में भी लिमिट थी जो है 10,000 से लेकर के 2,000 से 10,000 तक, फिर 10,000 से लेकर के 1 लाख तक, 1 लाख से 2 लाख तक, 2 लाख से ऊपर तक। अगर वो आपको लिमिट याद हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा जरूर, आपका रिवीजन भी हो जाएगा फ्रेंड्स, ओके। तो ये बात हो गई फ्रेंड्स जो है कि मिनिमम कितने रुपए का आरटीजीएस में मिनिमम कितने रुपए का हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो 2 लाख रुपए का कर सकते हैं। अपर मैक्सिमम कितने रुपए का ट्रांसफ़र कर सकते हैं आरटीजीएस में, तो कोई लिमिट नहीं होती, मैक्सिमम कोई सीलिंग नहीं होती है। ट्रांजैक्शन अमाउंट पर कितना रुपए जो है चार्ज लगा सकता है बैंक, तो 2 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक का अगर ट्रांसफ़र करेंगे आप आरटीजीएस से, तो 24.50 रुपये प्लस जीएसटी लगा सकता है बैंक। 5 लाख से ऊपर कितने भी अमाउंट का, 5 करोड़, 10 करोड़, 15 लाख, 25 लाख, 65 लाख, कितना भी, 5 लाख से ऊपर कितने का भी करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 49.50 रुपये प्लस जीएसटी का जो है चार्ज आपके ऊपर लगा सकता है। अब फ्रेंड्स इसके बाद में हम शुरू करेंगे और देखेंगे कि कस्टमर जो आरटीजीएस करता है उसका प्रोसेस कैसे होता है। कस्टमर जो एक कस्टमर के खाते से, राम के खाते से श्याम के खाते में आरटीजीएस होनी है, तो वो प्रोसेस कैसे चलती है उसी के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। तो लेट अस सी द प्रोसेस फ्लो ऑफ कस्टमर बेस्ड ट्रांजेक्शन, ठीक है। 3 तरीके के ट्रांजेक्शन है, बैंक आपस में करते हैं इंटर बैंक ट्रांजेक्शन, जब गवर्नमेंट सिक्योरिटी को एडजस्ट किया जाता है तो डिलीवरी वर्सेस पेमेंट वाला कॉन्सेप्ट यूज होता है, और तीसरी वाली है जो कस्टमर आपस में से आरटीजीएस करते हैं, तो तीसरे वाले के बारे में या दूसरे जो भी है कस्टमर वाले के बारे में बात करें फ्रेंड्स, ओके। तो द कस्टमर वुड रिक्वेस्ट हिज बैंकर टू डेबिट हिज अकाउंट एंड पे द मनी टू बेनिफिशियरी प्रोवाइडिंग डिटेल ऑफ अकाउंट नंबर ऑफ द बेनिफिशियरी। तो इसमें क्या होगा कि कस्टमर आएगा बैंक के पास, अपने बैंकर से रिक्वेस्ट करता है कि आप मेरे खाते को डेबिट कर लीजिए, और मान लीजिए 10 लाख से डेबिट कर लीजिए, और ये 10 लाख रुपए जो बेनिफिशियरी है, ये पर्सन है, उसके खाते में डाल दीजिए। मैं आपको बैंक की अकाउंट डिटेल सारी जानकारी आपको देता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। द रिमिटिंग बैंक हैज़ टू फर्निश द फॉलोइंग। जो रिमिटिंग कस्टमर है, जिस कस्टमर ने पैसे ट्रांसफ़र करने हैं, उसको काफ़ी सारी डिटेल देनी पड़ती है ताकि बैंक आरटीजीएस इनिशिएट कर सके। तो कौन कौन सी डिटेल उसे देनी है होती है
कितने रुपए रिमिट करना है, मान लेते हैं 10 लाख रुपए उसे आरटीजीएस करवाना है। रिमिटिंग कस्टमर्स अकाउंट नंबर व्हिच इज टू बी डेबिटेड। अब जो आदमी आया हुआ है, मान लीजिए राम आया हुआ है ब्रांच में पैसा ट्रांसफर करने के लिए, तो राम का अकाउंट नंबर चाहिए होगा, क्योंकि उसके खाते से 10 लाख रुपए निकाले जाएंगे और वही पैसे 10 लाख रुपए जो है श्याम के खाते में डाले जाएंगे। नेम ऑफ द बेनिफिशियरी बैंक एंड ब्रांच, जिस पर्सन, जैसे श्याम का बैंक का कौन सा बैंक है, कौन सी ब्रांच है, वो बताना पड़ेगा। श्याम के बैंक का अकाउंट नंबर, उसका आईएफएससी कोड भी बताना पड़ेगा। बेनिफिशियरी का नाम यानी श्याम है वो भी बताना पड़ेगा। ठीक है, तो बैंक, बेनिफिशियरी का बैंक और उसकी ब्रांच बतानी पड़ेगी, आईएफएससी नंबर बताना पड़ेगा रिसीविंग ब्रांच की, बेनिफिशियरी का नाम बताना पड़ेगा, अकाउंट नंबर, बेनिफिशियरी का अकाउंट नंबर भी बताना पड़ेगा। एनी अदर इन्फॉर्मेशन अगर कोई बैंक मांगता है तो वो अदर इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करनी होती है। ठीक है, तो ये हो गया फ्रेंड्स जो है आपका, कि अगर कस्टमर ने ट्रांजेक्शन शुरुआत करनी है तो सबसे पहला स्टेप ये हो गया कि वो बैंक में आएगा, एक फॉर्म भर करके देगा आपको, समझ लीजिए एक फॉर्म भर के देगा, जिसमें वो आपसे कहेगा कि आप हमारा खाता डेबिट करिए और 10 लाख रुपए या जो भी अमाउंट है उसको बेनिफिशियरी के खाते में डाल दीजिए। उसकी अकाउंट डिटेल ये है, और अकाउंट डिटेल के लिए वो आपको ये सारी जानकारी देगा। अकाउंट नंबर, दोनों तरफ का अकाउंट नंबर देगा आपको, कितने रुपए भेजने वो बताएगा, किस बैंक में जाना है वो बताएगा, किस ब्रांच में जाना है, क्या अकाउंट नंबर है, क्या आईएफएससी कोड है, कितना अमाउंट है, ये सारी बातें उसे बतानी होती हैं फ्रेंड्स। ओके, अब इसके बाद में ओरिजिनेटिंग बैंक अपना डेबिट द अकाउंट एज पर द मैंडेट एंड क्रिएट ए स्ट्रक्चर्ड मैसेज अंडर आरटीजीएस। अब क्या करेगा, जो ओरिजिनेटिंग बैंक है फ्रेंड्स, ओके, जिसने पैसे ट्रांसफ़र करने हैं, मान लेते हैं एसबीआई से वो पैसे ट्रांसफ़र करवा रहा है, एसबीआई ब्रांच आरटीजीएस कर रही है, तो ओरिजिनेटिंग बैंक उसका खाता डेबिट करेगा और एक जो है एज पर मैंडेट, मतलब जो उसने फॉर्म भर के दिया उसके हिसाब से, और क्रिएट स्ट्रक्चर्ड मैसेज अंडर आरटीजीएस। आरटीजीएस के तहत एक मैसेज क्रिएट हो जाएगा सीबीएस में, अपने आप ही क्रिएट होता है। मैसेज आफ्टर ड्यू अथेंटिकेशन, अब उस मैसेज को अथेंटिकेट किया जाता है, देखा जाता है कि ये सही है या नहीं है। वुड बी कम्युनिकेटेड टू द पेमेंट सिस्टम गेटवे ऑफ द बैंक, बैंक के पेमेंट सिस्टम गेटवे को भेज दिया जाता है। देखिए ये जो प्रोसेस हो रही है फ्रेंड्स, यहाँ पर ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट कोई नहीं है, बस आपने एक बार सीबीएस में एंट्री कर दी, आपका काम सिर्फ उतना ही है, बाकी का सारा काम ऑटोमेटिक होता है। ये जो जैसे मैसेज क्रिएट हो रहा है ये ऑटोमेटिक होगा, अथेंटिकेशन हो रहा है ये ऑटोमेटिक सिस्टम के अंदर होता है फ्रेंड्स, फिर ये भेजा जाएगा जो है अपना पेमेंट गेटवे को, तो वो भी ऑटोमेटिक हो रहा है फ्रेंड्स। यहाँ पर ह्यूमन इंटरेक्शन नहीं, ये ना समझिएगा कि हमको स्ट्रक्चर मैसेज बनाना है, अथेंटिकेट हम ही करेंगे या हमारे मैनेजर साहब करेंगे, तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, मैं बस क्लियर कर रहा हूँ यहाँ पर। तो डेबिट करेंगे जो है कस्टमर का अकाउंट डेबिट कर दिया जाता है, उसके बाद में एक स्ट्रक्चर्ड मैसेज आरटीजीएस का अपने आप बनता है, उसे अथेंटिकेट करता है सिस्टम और फिर उसे पेमेंट गेटवे को भेज देता है, बैंक के पेमेंट गेटवे को, कि हाँ ये पेमेंट होनी है। द सेम वुड बी ट्रांसमिटेड टू आरटीजीएस सिस्टम, आरटीजीएस के सिस्टम में वो चला जाता है या पेमेंट गेटवे को चला जाता है, एक ही मैसेज बात है। द मैसेज वुड बी राउटेड थ्रू सेंट्रल हब व्हिच विल रिसीव द मैसेज इन क्यू एंड फॉरवर्ड द मैसेज टू गेटवे ऑफ द अदर बैंक। ठीक है, तो अब ब्रांच ने एंट्री की, एक मैसेज बन गया, स्ट्रक्चर्ड मैसेज बन गया, वो पेमेंट गेटवे के पास आया, बैंक के पेमेंट गेटवे से वो एक सेंट्रल हब के पास जाता है, आरबीआई के सेंट्रल हब में जाएगा, यहाँ पर सेंट्रल हब में जाएगा और यहाँ पर एक लाइन सी बनी होती है, क्यू बना होता है फ्रेंड्स। ओके, दुनिया मतलब पूरे देश से मैसेज आ रहे होते हैं, तो ऐसे लाइन से मैसेज नंबर 1 मैसेज नंबर 2 ऐसे बने हुए होते हैं क्यू में, मतलब एक लाइन बनी हुई होती है और वो मैसेज फॉरवर्ड कर देगा जैसे जैसे रिसीव करेगा, क्योंकि रियल टाइम पर है, तो मैसेज जैसे आया, मान लीजिए एक मैसेज आया एसबीआई से पैसे जाने हैं बीओबी में, तो इसने सेंट्रल हब ने पढ़ा कि ये पैसा एसबीआई से आना है और बीओबी में जाना है, तो तुरंत ही वो क्या करेगा, उसको लाइन में था, जैसे ही मौका मिला तुरंत ही उठा करके उसने बीओबी को भेज दिया, क्योंकि पैसे जाने बैंक ऑफ बड़ौदा में थे। तो ये मैसेज जो है अब बैंक ऑफ बड़ौदा के गेटवे पर पहुंच जाते हैं, पेमेंट गेटवे पर पहुंच जाते हैं, अदर बैंक के गेटवे पर पहुंच जाते हैं। अब वो दूसरा बैंक भी अथेंटिकेट करेगा। आफ्टर अथेंटिकेशन मैसेज विल बी प्रोसेस्ड एंड डेबिट फ्रॉम द सेंडर बैंक एंड क्रेडिट टू द बेनिफिशियरी बैंक होता है। अब क्या होगा कि सेंट्रल हब में मैसेज को अथेंटिकेट किया जाता है, अगर मैसेज जो है प्रोसेस हो जाता है तो जो सेंडर बैंक है उसका खाता डेबिट कर लेगा आरबीआई और वो पैसा क्रेडिट कर देगा बेनिफिशियरी बैंक के अकाउंट में। ये बात समझिएगा, कस्टमर का खाता नहीं डेबिट हो रहा है, डेबिट किसका हो रहा है, जो सेंडर बैंक है उसका खाता डेबिट हो रहा है और जो क्रेडिट हो रहा है वो बेनिफिशियरी बैंक का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, ना कि जो है कस्टमर का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। इसीलिए यहाँ पर रिमिटेंस अलग चीज़ होती है और सेटलमेंट अलग चीज़ होती है। देखिए रिमिटेंस हो रहा है, पैसे का एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र हो रहा है, सेटलमेंट अभी बाद में होगा। अभी क्या हुआ कि मैसेज अथेंटिकेट हुआ, उसके बाद में जो है जो सेंडर बैंक था उसके खाते से पैसे डेबिट कर लिए गए, बैंक से किए गए, कस्टमर से नहीं किए गए। ठीक है, और बेनिफिशियरी बैंक के खाते में पैसा क्रेडिट कर दिया जाता है, अभी भी कस्टमर के पास नहीं पहुंचा है। आफ्टर डेबिट होने के बाद जब पैसा एक बार सेंडर बैंक के खाते से डेबिट हो जाता है, क्रेडिट मेड विद द कस्टमर डिटेल्स एंड बेनिफिशियरी डिटेल्स, तो
एक बार जो है मतलब सेंडर बैंक का खाता डेबिट हो गया तो एक क्रेडिट एंट्री भी बनाई जाती है बेनिफिशियरी बैंक के अकाउंट में। उसमें कस्टमर की डिटेल और बेनिफिशियरी की डिटेल दोनों डिटेल दी जाती है कि ये कस्टमर पैसा भेज रहा है और इस कस्टमर के खाते में पैसे आने, वो सारी डिटेल दे दी जाती है। द बेनिफिशियरी बैंक, जो बेनिफिशियरी बैंक है, मैसेज रिसीविंग वाला बैंक जिसके पास मैसेज रिसीव हुआ है, विल देन ट्रांसमिट द मैसेज टू बेनिफिशियरी ब्रांच ऑफ द फॉर क्रेडिट ऑफ द बेनिफिशियरी अकाउंट विद ब्रांच। अब क्या करेगा कि एक बार पैसा वो रिसीव हो गया, जो बेनिफिशियरी बैंक है उसको, मतलब कहने का यहाँ क्या हुआ, सेंडर का खाता मान लीजिए 5 लाख रुपए जाने थे, सेंडर का खाता मान लीजिए बैंक ऑफ बड़ौदा का है, यहाँ पर एसबीआई का खाता है और एसबीआई बैंक के खाते की बात कर रहा हूँ, 5 लाख रुपए यहाँ से वहाँ कस्टमर के आने थे। अब क्या हुआ कि पहले 5 लाख रुपए से बीओबी का अकाउंट डेबिट हो गया जो आरबीआई के साथ मेंटेन था, और 5 लाख रुपए एसबीआई के खाते में डाल दिए गए, कस्टमर के खाते में नहीं, एसबीआई बैंक के खाते में डाल दिए गए, जो उनका नेफ्ट के पर्पज़ या आरटीजीएस के पर्पज़ से यूज होता है। अब एक बार पैसा इसके पास आ गया, 5 लाख रुपए इसने रिसीव कर लिए, तो ये तुरंत ही जो है एक मैसेज आगे फॉरवर्ड कर देगा अपनी ब्रांच को और उस खाते में पैसे क्रेडिट करने के लिए भेज देता है फ्रेंड्स। ओके, तो बेनिफिशियरी बैंक क्या करता है, जो रिसीविंग मैसेज रिसीव करने वाला बैंक है, विल ट्रांसमिट द मैसेज टू बेनिफिशियरी ब्रांच में भेज देगा कि उस बेनिफिशियरी के खाते में पैसा उतना क्रेडिट कर दिया जाए ब्रांच द्वारा। तो फॉर इफेक्टिंग आरटीजीएस डेबिट एंड क्रेडिट बैंक, मतलब जो यहाँ पर हमने देखा ना कि बैंक का खाता जो है डेबिट और क्रेडिट होता है, कस्टमर का नहीं, तो डेबिट और क्रेडिट सही से होता रहे इसके लिए बैंक को मेंटेनिंग सेटलमेंट अकाउंट सेपरेटली विथ आरबीआई, है ना। तो बैंकों को क्या करना पड़ेगा कि सेटलमेंट अकाउंट जो है अलग अलग आरबीआई के साथ मेंटेन करना पड़ेगा और सफिशिएंट लिक्विडिटी, पर्याप्त कैश उसमें रखना पड़ेगा इन अकाउंट्स में, ठीक है। तो क्लियर हो गया। तो यानी जैसे एसबीआई को जो सेटलमेंट अकाउंट है उसका नेफ्ट आरटीजीएस का वो, और इसी तरीके से बैंक ऑफ बड़ौदा को जो उसका सेटलमेंट अकाउंट है आरबीआई के साथ अकाउंट खुलवाना पड़ेगा आरटीजीएस के लिए, और साथ ही साथ इस अकाउंट में पर्याप्त पैसे मेंटेन करके रखने पड़ेंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि कस्टमर के खाते से पैसे निकल करके कस्टमर के खाते में नहीं जाते हैं, इसलिए बैंकों को लिक्विडिटी मेंटेन करनी पड़ती आरटीजीएस के खाते में। मैं इस बात पे जोर दे रहा हूँ यहाँ पर, उम्मीद है आपको समझ में भी आ रहा होगा। इफ़ देयर इज एनी शॉर्टफॉल, अगर मान लीजिए कि पैसा कभी कम पड़ जाता है तो आरबीआई टेम्प्रोरी लिक्विडिटी भी अवेलेबल करवाता है, ताकि जो है ये ट्रांजेक्शन का प्रोसेस जो है जेपरडाइज ना हो, खतरे में ना पड़े फ्रेंड्स। ओके, तो इसके इस तरीके से जो है यहाँ पर जा करके आपका ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है फ्रेंड्स। ओके, तो ये है। अब अगर एक बार हम ओवरव्यू देखें कि कैसे कैसे ट्रांजैक्शन होती है। सबसे पहला काम हुआ, बैंक में कस्टमर आया और उसने एक फॉर्म भर के डिटेल सारी दे दी, उसने पूरी डिटेल दे दी, जितनी भी डिटेल उसने देनी थी वो सारी डिटेल हमको भर करके दे दी। उसके बाद हमने सीबीएस में एक एंट्री क्रिएट की, ठीक है। ओरिजिनेटिंग बैंक ने जो है उसका कस्टमर का खाता डेबिट कर लिया और एक स्ट्रक्चर्ड मैसेज बन गया आरटीजीएस के तहत। वो स्ट्रक्चर्ड मैसेज अथेंटिकेट किया गया सिस्टम के द्वारा और पेमेंट गेटवे के पास भेज दिया गया, बैंक के पेमेंट गेटवे के पास पहुंच गया। उसके बाद एक बार गेटवे के पास में पहुंच गया तो मैसेज जो है सेंट्रल हब में पहुंच जाता है। फिर वो मतलब कहने का ये ब्रांच से चला, ब्रांच से चलने के बाद में बैंक के पेमेंट गेटवे पर पहुंचा, बैंक के पेमेंट गेटवे से सेंट्रल हब में पहुंच जाता है। सेंट्रल हब आरबीआई का होता है फ्रेंड, वहां पर इस मैसेज को फर्दर अथेंटिकेट किया जाता है ना। यहाँ पर एक क्यू बनी होती है, मतलब क्यू बनी होती है कि मतलब हर तरफ से रिक्वेस्टें आ रही हैं तो एक लाइन बना दी जाती है कि सभी लोग लाइन से आएंगे और उस लाइन में जैसे जैसे मैसेज की नंबर आती है उसी हिसाब से जिस बैंक को वो बिलोंग करता है उस बैंक के गेटवे को फर्दर भेज दिया जाता है। जैसे HDFC बैंक से भेजना है मान लीजिए बैंक ऑफ बड़ौदा में, तो अब क्या होगा, ये क्यू में बना रहेगा। जैसे ही इसका नंबर आएगा तुरंत ही पता चला कि ये बैंक ऑफ बड़ौदा में जाना है तो बैंक ऑफ बड़ौदा के गेटवे में भेज दिया जाता है, फिर वो गेटवे से आगे बढ़ जाता है फ्रेंड्स। ओके, तो ये इस तरीके से पहले ब्रांच में है, ब्रांच से बैंक के हब में बैंक के जो है पेमेंट गेटवे में आता है, पेमेंट गेटवे से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सेंट्रल हब में आता है, फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सेंट्रल हब से अगले बैंक के पेमेंट गेटवे में जाता है और फिर अगले बैंक के पेमेंट गेटवे से उस ब्रांच में पहुंचता है। तो इस तरीके से प्रोसेसिंग चलती है। तो मैसेज जो है सेंट्रल हब में पहुंचता है और ये मैसेज क्यू में पड़ा रहता है और फिर फॉरवर्ड कर दिया जाता है गेटवे ऑफ द अदर बैंक, जिस बैंक को जाना है उस बैंक के गेटवे में भेज दिया जाता है अगले बैंक। और एक यहीं हब में जब ये हब में पहुंचा, सेंट्रल हब में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास में, तो वहीं पर ही उसी समय ही इस मैसेज को ऑथेंटिकेट किया जाता है। अगर सब कुछ सही पाया जाता है तो तुरंत ही जो सेंडर बैंक है उसका खाता डेबिट करके आरबीआई क्रेडिट कर देता है जो रिसीवर बैंक है ना। यानी बैंक ऑफ बड़ौदा का खाता 5 लाख से डेबिट किया और HDFC का खाता 5 लाख से क्रेडिट कर दिया। लेकिन ध्यान रखेंगे ये जो खाते डेबिट और क्रेडिट हो रहे हैं ये बैंक के हो रहे हैं, किसी कस्टमर के नहीं होते हैं। तो इस वजह से इस खाते में पर्याप्त पैसा होना चाहिए, नहीं तो पता चला कि जो है 5 करोड़ की आरटीजीएस होनी है और खाते में 4 ही करोड़ हैं तो दिक्कत होगी।
ठीक है फ्रेंड। तो इसलिए बैंकों को इस आरबीआई के साथ में अपना सेटलमेंट खाता आरटीजीएस के लिए अलग से खुलवाना पड़ता है। ठीक है, अपना खाता खुलवाना पड़ेगा उनको, और खाता खुल जाने के बाद में उसमें पर्याप्त लिक्विडिटी मेंटेन करनी पड़ती है। एक बार बैंक का खाता डेबिट हुआ तो क्रेडिट की एंट्री भी बना दी जाती है। कस्टमर की डिटेल और बेनिफिशियरी की डिटेल भी उसमें होती है। मतलब 5 लाख रुपए इधर से डेबिट करके 5 लाख रुपए बैंक के खाते में जब डाले जाते हैं तो वहाँ पर बेनिफिशियरी की डिटेल और कस्टमर की डिटेल भेजी जाती है कि हाँ ये इस बेनिफिशियरी के खाते में जाने हैं और इस कस्टमर ने भेजे, ये जानकारी उस पैसे के साथ में फर्दर भेजी जाती है। फिर बेनिफिशियरी बैंक या बेनिफिशियरी जो जो मैसेज रिसीविंग बैंक है वो क्या करता है, उस मैसेज को एक बार उसके पास पैसा क्रेडिट में आ गया तो वो क्या करता है, अपने बेनिफिशियरी ब्रांच को वो इन्फॉर्मेशन भेज देता है कि आप इस बेनिफिशियरी या इस पर्सन के खाते में 5 लाख रुपए डाल दीजिए। और इस तरीके से ये प्रोसेस यहाँ पर लगभग कंप्लीट होने की कगार पर आ जाती है। अब आरटीजीएस जो है आपका डेबिट और क्रेडिट हो समय समय पर होता रहे, इसके लिए आरबीआई के साथ में सेटलमेंट अकाउंट खोलने की ज़रूरत होती है। सेपरेट जो है आरबीआई के साथ में अलग अलग अकाउंट खोल के रखना पड़ता है। हर एक बैंक को अपना एक सेटलमेंट अकाउंट आरटीजीएस पर्पज़ से रखना होता है, और साथ ही साथ उसमें सफिशिएंट लिक्विडिटी भी मेंटेन करनी पड़ती है ताकि जो है डेबिट और क्रेडिट होता रहे, कोई दिक्कत ना आए। अगर मान लीजिए किसी वजह से बैंक के पास पैसे का क्रंच है या कोई दिक्कत है, अगर लिक्विडिटी का शॉर्टफॉल होता है तो टेम्परेरी लिक्विडिटी आरबीआई प्रोवाइड करता है ताकि ये प्रोसेस जो है वो किसी वजह से जेपटाइज या परेशानी में ना आए फ्रेंड्स। ओके, तो अब आरटीजीएस ने ये बहुत ही हम लोगों को भी पता चल गया है कि आरटीजीएस ने जो है मतलब ट्रांसफ़र मैकेनिज्म को रिपर्सनलाइज कर दिया है। पहले 5 लाख रुपए अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह भेजने होते थे, मान लीजिए एक कस्टमर से दूसरे कस्टमर ने, तो पहले चेक कटता था या बैंक ड्राफ्ट बनता था, उसको ले करके जाते थे, कैश करवाना बनवाना सारा मतलब कम्बरसम टास्क था। कुल मिलाकर के आपको बहुत परेशानी झेलनी पड़ती थी। अब वो सब नहीं रह गया है, मतलब 1 क्लिक पर है। अगर आप नेट बैंकिंग यूज़ करते हैं तो एक बार एक बटन क्लिक करेंगे, हो सकता है कि जो है तुरंत ही पैसा वहाँ पहुँच जाए। ठीक है, और ये बिग टिकट ट्रांजैक्शन के लिए ज़्यादा रिलेवेंट है ना, और रिटेल बैंकिंग के लिए लिमिटेड वे में ही काम आती है। देखिए, जो रिटेल बैंकिंग होती है फ्रेंड्स, वो आपका कस्टमर बेस जो होता है फ्रेंड्स, इसमें वो बहुत छोटे लेवल के कस्टमर होते हैं, बहुत ज़्यादा बड़े अमाउंट वाले कस्टमर नहीं होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये कारपोरेट कस्टमर के लिए ज़्यादा अच्छा है। जो आरटीजीएस है वो कारपोरेट कस्टमर के लिए ज़्यादा अच्छा है, रिटेल बैंकिंग के लिए कम अच्छा है। तो फ्रेंड्स जो है आरटीजीएस अगर हम देखें तो इसने रिवोल्यूशनाइज तो किया ही है, मतलब परिवर्तन लाया हुआ है, काफ़ी चेंजेस लाए हुए हैं ट्रांसफ़र मैकेनिज्म में। लेकिन जो है ये ज़्यादा बड़े ट्रांजैक्शंस होते हैं, 2 लाख या उससे ऊपर के ट्रांजैक्शन होने की वजह से ये जो है इसकी एप्लीकेबिलिटी रिटेल बैंकिंग में लिमिटेड ही होती है। ज़्यादातर ये कारपोरेट बैंकिंग में हेल्पफुल होता है। एक बात और है कि नए चेंजेज में 14 दिसंबर 2020 से आरटीजीएस सिस्टम जो है 24 घंटे सातों दिन 365 साल के हमेशा अवेलेबल रहेगा। तो ये नया चेंज है फ्रेंड्स। तो ध्यान रखिएगा कि नेफ्ट भी और आरटीजीएस भी दोनों के दोनों अब 24 गुणे 7 अवेलेबल रहते हैं। 24 घंटे और सातों दिन अवेलेबल रहते हैं। छुट्टी वाला काम खत्म हो गया फ्रेंड्स। ओके, अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस द बेनिफिशियरी ब्रांचेज आर एक्सपेक्टेड टू रिसीव फंड इन रियल टाइम एज सुन एज फंड आर ट्रांसफर बाई द रिमिटिंग बैंक। तो नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में मतलब इनका कहने है कि अगर कुछ भी अनएक्सपेक्टेड नहीं है तो नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में ये उम्मीद की जाती है कि बेनिफिशियरी ब्रांच को पैसा जो है तुरंत का तुरंत रियल टाइम में ही मिल जाता है। जैसे इधर से फंड ट्रांसफ़र किया जाता है उधर तुरंत ही रिसीव हो जाता है। बेनिफिशियरी बैंक को अब ये चाहिए कि जो है बेनिफिशियरी के खाते में 30 मिनट के अंदर अंदर फंड को ट्रांसफ़र कर दें। रिसीव होने के 30 मिनट के अंदर अंदर खाते में पैसे डाल देने होते हैं। नेफ्ट में ये लिमिट कितनी थी फ्रेंड्स, आपको याद है? नेफ्ट के केस में ये लिमिट थी 2 घंटे के अंदर में, 2 घंटे के अंदर अंदर खाते में पैसे डालने होते थे। जिस बैच में सेटलमेंट हो वहाँ पर B+2 का कॉन्सेप्ट था, याद है आपको? टाइमलाइन का B+2 था। यहाँ पर क्या है कि टाइमिंग है, बेनिफिशियरी के खाते को 30 मिनट के अंदर अंदर क्रेडिट करना होता है। जैसे ही आपको पैसा रिसीव होता है उसके 30 मिनट के अंदर में आप इसे मतलब क्रेडिट कर देंगे। द रिमिटिंग बैंक रिसीव अ मैसेज फ्रॉम आरबीआई दैट मनी हैज़ बिन क्रेडिटेड टू रिसीविंग बैंक। अब यहाँ पर वहाँ पर अगर आपको याद हो नेफ्ट के केस में क्या होता था कि कस्टमर को जो बेनिफिशियरी का मतलब जो कस्टमर रिमिट करता था पैसा, जो पैसा भेजता था उसको मैसेज जाता था, ईमेल जाता था। यहाँ क्या हो रहा है कि आरबीआई की तरफ से बैंक को एक मैसेज आता है। देखिए, रिमिटिंग बैंक को एक मैसेज रिसीव होगा आरबीआई की तरफ से कि मनी क्रेडिट कर दी गई है रिसीविंग बैंक में, दूसरे बैंक में क्रेडिट कर दी गई है। अब एक बार रिमिटिंग बैंक को ये पता चल गया कि पैसा क्रेडिट कर दिया गया तो रिमिटिंग बैंक भी जो है अपनी तरफ से एक एसएमएस जारी कर सकता है ना। तो बेस्ड ऑन दिस, इसके आधार पर रिमिटिंग बैंक कैन एडवाइज द रिमिटिंग कस्टमर थ्रू एसएमएस। तो जिस कस्टमर ने पैसे भेजे थे उसको एसएमएस के थ्रू ये बैंक भी जो है इन्फॉर्म कर देगा कि मनी जो है क्रेडिट कर दी गई है बेनिफिशियरी के अकाउंट में। द फंड रिसीव्ड
अब अगर मान लीजिए जो है किसी वजह से पैसा जो है कस्टमर के खाते में नहीं जाता है, तो उसे जो है ओरिजिनेटिंग बैंक को विदिन 1 आवर वापस कर देना होता है पैसा रिसीव होने के 1 घंटे के अंदर अंदर। किसी भी वजह से अगर पैसा नहीं खाते में हम डाल सकते हैं, अकाउंट फ्रोजन है, अकाउंट एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो मान लीजिए ए बैंक ने बी बैंक में पैसा भेजा हुआ है, बी बैंक को पैसा मिला और अब मान लीजिए बी बैंक किसी कस्टमर के खाते में पैसा किसी वजह से अगर नहीं डाल सकता है, जैसे मान लीजिए अकाउंट फ्रोजन है कस्टमर का तब नहीं डाल सकता, या गलत अकाउंट नंबर है जो मिलता ही नहीं है, तो बी बैंक को चाहिए कि ये पैसा मिलने के 1 घंटे के अंदर अंदर इसे ए बैंक को वापस कर दे, तब कोई पेनाल्टी नहीं लगती है। तो फंड रिसीव्ड बाय आरटीजीएस मेंबर फॉर द क्रेडिट टू बेनिफिशियरी कस्टमर्स अकाउंट विल बी रिटर्न टू द ओरिजिनेटिंग आरटीजीएस मेंबर विदिन 1 आवर ऑफ रिसीप्ट ऑफ पेमेंट एट द रिसिपिएंट बैंक बिफोर द एंड ऑफ द आरटीजीएस बिजनेस आवर। तो यहाँ पर 2 कंडीशंस होती है फ्रेंड्स, तो एक तो 1 घंटे के अंदर में ही कर सकते हैं, या फिर जो है अगर मान लीजिए बिजनेस आवर खत्म हो रहा है उसके पहले पहले, आरटीजीएस बिजनेस डे खत्म होने के पहले पहले, लेकिन अब चूंकि 24 घंटे हो गया तो इसलिए ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर बिजनेस डे एंड का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं। पहले रात में 8 बजे तक या 9 बजे तक होता था, उस केस में आरटीजीएस खत्म होने के पहले पहले होना चाहिए था, लेकिन अब जो है चूंकि आरटीजीएस 24 घंटे हो गई है तो इसलिए 1 घंटे वाली ही कंडीशन रह जाएगी, 1 घंटे के अंदर अंदर पैसा वापस होना होता है। वंस द मनी इज रिसीव्ड बाई द रिमिटिंग बैंक द ओरिजिनल डेबिट एंट्री ऑफ द कस्टमर अकाउंट इज रिवर्स्ड। एक बार मतलब मान लीजिए पैसा नहीं, वहाँ पैसा कस्टमर के खाते से आपने 10 लाख रुपए डेबिट किए और उसको भेजा, वहाँ गया और पैसा पता चला कि 10 लाख रुपए कस्टमर के खाते में बेनिफिशियरी खाते में नहीं डाल पाया तो वापस चला आया। तो अगर 10 लाख रुपए बैंक को वापस मिले हैं तो जितने से एंट्री आपने 10 लाख से डेबिट की थी उतना पैसा वापस उस कस्टमर के खाते में रिवर्स कर देते हैं, क्योंकि हम पैसा डिलीवर नहीं कर पाए हैं फ्रेंड्स। ओके, इन केस ऑफ एनी फेलियर, अगर मान लीजिए आरटीजीएस में किसी वजह से कोई फेलियर हो जाता है तो जब भी इंसिडेंट होती है उसके 30 मिनट के अंदर में, 30 मिनट के अंदर में इंसिडेंट होने के अंदर में आरबीआई को ये बात मेंबर बैंक को इन्फॉर्म करनी होती है कि सिस्टम में फेलियर हो गया है। कहने का मतलब ये हुआ कि 10 लाख रुपए आपने ट्रांसफ़र किए बैंक ने, वो गए और किसी वजह से फेलियर हो गया सिस्टम में, 10 लाख रुपए कट गए और वहाँ नहीं पहुँचे या कुछ भी हुआ, तो इस बात की जानकारी 30 मिनट के अंदर में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बैंक प्रोवाइड करेगा। यहाँ पर कस्टमर का कोई रोल नहीं है फ्रेंड्स। ओके, इसके अलावा बैंकों को बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान बीसीपी और डिजास्टर रिकवरी की गाइडलाइन को भी नोटिफाई, जो कि बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने टाइम टू टाइम की है, उसको भी एडहर करना होता है। अब ये क्या चीज़ होती है फ्रेंड्स, तो देखिए बीसीपी का मतलब होता है फ्रेंड्स बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान। मान लीजिए ये उस केस के लिए होता है फ्रेंड्स कि जैसे अर्थक्वेक आ गया या फिर फ्लड आ गई, बाढ़ आ गई और हमारा सिस्टम चलना बंद हो गया, डेटाबेस सर्वर चलना बंद हो गया। इसीलिए हर बैंक क्या करता है, एक अपना मेन डेटा सेंटर बनाता है और एक बैकअप में डेटा सेंटर बनाता है ना। तो अगर ये डेटा सेंटर फेल हो जाता है किसी वजह से तो बैकअप डेटा सेंटर से जो है मतलब सर्वर को अवेलेबल करवाया जाता है, ट्रांजेक्शन को करवाया जाता है। तो यही होता है फ्रेंड्स आपका बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान, और डिजास्टर रिकवरी प्लान भी इसे ही कह सकते हैं। डिजास्टर रिकवरी मतलब कोई आपदा आ गई है उससे हैंडल करने के लिए भी जो गाइडलाइन है उसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट करके रखना चाहिए, क्योंकि बड़े अमाउंट की ट्रांजेक्शन है फ्रेंड्स, इसलिए यहाँ पर बहुत जरूरी होता है, क्योंकि 2 करोड़ 5 करोड़ 75 करोड़ 100 करोड़ ऐसे ट्रांजेक्शन होती रहती है। तो इसलिए जो है बीसीपी बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान होना चाहिए। इन केस ऑफ आपका सर्वर बैठ गया, किसी वजह से आपके बैंक का सर्वर बैठ गया है, तो अल्टरनेट होना चाहिए, क्योंकि इकोनॉमी हिलने की सिचुएशन हो जाएगी अगर ये ऐसा होता है तो। ठीक है, अब यहाँ पर लास्ट टॉपिक उठाएंगे फ्रेंड्स कि आरटीजीएस और नेफ्ट में क्या डिफरेंस होता है। तो नॉर्मली आपको और हमको पता भी है जो है, लेकिन थोड़ा बहुत एक बार थ्रोली देख लेते हैं। तो फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन आरटीजीएस एंड नेफ्ट इज दैट व्हाइल आरटीजीएस इज बेस्ड ऑन ग्रॉस सेटलमेंट, नेफ्ट इज बेस्ड ऑन नेट सेटलमेंट। ठीक है, आरटीजीएस जो है ग्रॉस सेटलमेंट बेसिस पर होता है, नेफ्ट आपका नेट सेटलमेंट बेसिस पर होता है। ग्रॉस सेटलमेंट का मतलब होता है तुरंत का तुरंत होता है, नेट सेटलमेंट का मतलब होता है कि सब इकट्ठा होते हैं फिर होता है, पहले नेट किया जाता है। कहते नहीं कि तो आपके पास में जो है टोटल नेट कितने रुपए हैं, मतलब कहने के 200 रुपए थे, फिर 50 रुपए थे, फिर 100 रुपए थे, तो नेट कितने रुपए हुए, तो नेट होने का मतलब सारा कुछ जोड़ करके कितना हुआ। ठीक है, तो नेफ्ट जो है नेट बेसिस पर, नेट सेटलमेंट पर बेसिस पर होता रहता है, और आरटीजीएस आपका ग्रॉस सेटलमेंट बेसिस पर काम करता है। ग्रॉस सेटलमेंट क्या होता है, वेयर ट्रांजेक्शन इज कंप्लीटेड ऑन वन टू वन या वन ऑन वन बेसिस विदाउट बंचिंग विथ अदर ट्रांजेक्शन। तो ग्रॉस सेटलमेंट उसे कहते हैं जब ट्रांजेक्शन वन ऑन वन बेसिस पर कंप्लीट होती हैं बिना किसी दूसरी ट्रांजेक्शन के साथ बंच किए इकट्ठा किए हुए।
ओके। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ अगर देखें तो डीएनएस आता है आपका फ्रेंड्स। आपका नेफ्ट में क्या आता है, डेफर्ड नेट सेटलमेंट बेसिस पर होती है। नेफ्ट में डीएनएस होता है, डेफर्ड नेट सेटलमेंट या नेट सेटलमेंट बेसिस पर होता है। इसका क्या मतलब होता है कि ट्रांजेक्शन आर कंप्लीटेड इन बैचेज एट स्पेसिफिक टाइम। इसमें ट्रांजेक्शन को बैच में इकट्ठा किया जाता है और फिर विशेष टाइम पर कंप्लीट किया जाता है। जैसे मैंने बताया नहीं आपको 30-30 मिनट के बैच चलते हैं, तो अगर मान लीजिए आपने कोई ट्रांजेक्शन 12:01 पे की, किसी ने 12:15 पे की, किसी ने 12:28 पे की, तो 12:01 वाली, 12:15 वाली, 12:20 वाली, ये सारी ट्रांजेक्शनें 12:30 पे जो बैच चलेगा उसमें जाकर के सेटल होती हैं। उसके पहले ये नेट की जाती है, इकट्ठा की जाती है फ्रेंड्स। ओके, यही बेसिक इसमें डिफरेंस है। तो अगर आपको पैसे तुरंत भेजने हैं तो आरटीजीएस यूज करिए। अगर आपको पैसे जो है बहुत तुरंत नहीं भेजने हैं तो आप आरटीजीएस से भेज सकते हैं। अगर आपको तुरंत भेजना है तो आरटीजीएस करेंगे, रियल टाइम वाला करेंगे। और अगर आपको फ्लेक्सिबल है कि 1-2 घंटे में पहुंच जाए तो आप नेफ्ट भी कर सकते हैं। अगर बड़े अमाउंट का भेजना है तो आप आरटीजीएस करिए, अगर छोटे अमाउंट का भेजना है तो आप नेफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आरटीजीएस ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व लार्ज अमाउंट, बेसिकली 2 लाख या उससे ऊपर की ही ट्रांजेक्शन यूज की जाती है। ठीक है, और इन नेफ्ट देयर इज नो मिनिमम एंड मैक्सिमम अमाउंट स्टिपुलेटेड। तो ये भी बात हमें क्लियर हो जाती है कि आरटीजीएस और नेफ्ट में अगर डिफरेंस की बात करें तो नेफ्ट में कोई मिनिमम की लिमिट नहीं, कोई मैक्सिमम की लिमिट नहीं है। आरटीजीएस में मिनिमम 2 लाख रुपए की लिमिट है, मैक्सिमम की इसमें भी कोई लिमिट नहीं है। एक डिफरेंस ये हो गया। अगर आपको लार्ज सम भेजना है, ज़्यादा अमाउंट भेजना है, रियल टाइम में भेजना है तो आरटीजीएस यूज करेंगे। और अगर आपको छोटी अमाउंट भेजनी है और कोई अर्जेंसी नहीं है आपको, तो नेफ्ट आपके लिए बेटर ऑप्शन है। तो अगर मान लीजिए मुझे 5 लाख रुपए भेजने हैं तो आरटीजीएस ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर मुझे 20,000 रुपये भेजने हैं तो नेफ्ट ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है ना। या फिर मान लीजिए मुझे 10 लाख रुपए ही भेजने हैं, लेकिन 2-3 घंटे में पहुंच जाए तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो आप उस केस में भी 10 लाख रुपए नेफ्ट के थ्रू भी भेज सकते हैं, क्योंकि नेफ्ट में भी कोई मैक्सिमम की लिमिट नहीं है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा इस बात को। आरटीजीएस में मिनिमम 2 लाख रुपए की लिमिट है। नेफ्ट आपकी 24 घंटा और 24 × 7 चलती है, 365 दिन चलती है। तो ये बात याद रखिएगा कि नेफ्ट भी आरटीजीएस भी सभी जो है 24/7 दोनों चलने लगे हैं फ्रेंड्स। ओके, ये बहुत बड़ा मतलब आरबीआई के द्वारा लाया गया चेंज है। हम देख पा रहे हैं कि अब नेफ्ट और आरटीजीएस 24 घंटे अवेलेबल है, जो कि अपने आप में बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव भी है फ्रेंड्स। ओके, चलिए तो इसी के साथ में फ्रेंड्स हम इस लेक्चर को यहाँ पर एंड करेंगे। नेफ्ट पढ़ लिया हमने, आरटीजीएस पढ़ लिया है। अब अभी इसमें फ्रेंड्स जो है आपका एनएसीएच वगैरह है, आपका ईसीएस है ना, ये चीज़ें बची हुई हैं, उसको हम अगले लेक्चर्स में पढ़ेंगे फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।